जय हिंद। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस पावर्ड बाय ग्रोथ माउंट यूपीएससी। आई एम ध्रुव जानी। दोस्तों, आज का जो हमारा इस सेशन का जो आधार है वह द हिंदू में प्रदर्शित हुआ लेख है, जिसका टाइटल आप देख रहे हैं कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी है, जो मुख्यतः कोविड से या क्लाइमेट चेंज से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में बात करता है। हमारी भावी सरकारी नीतियाँ क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी यह जो लेख है वह प्रकाश डालता है, उसके ऊपर भी। इसके साथ साथ जो विश्व में जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसकी भी बात करता है, और उसको हमें किस तरह से अमलीकरण करना होगा इसकी भी बात इस लेख में करता है। मुख्यतः इस लेख का संबंध हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है, हमारे एनवायरमेंट से है, पब्लिक हेल्थ से है। तो कुल मिला के यह जो लेख है यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। लेख की चर्चा 3 चरणों में करेंगे। पहला चरण लेख का पूरा निष्कर्ष रहेगा, दूसरा लेख की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो लेख में की गई है उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो है वह हमारा संशोधित जो सामान्य अभ्यास के तत्व है जो हमारे परीक्षा के लिए अनिवार्य है उसकी बात करेंगे। इस लेख के जो लेखक है वह दरअसल हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, जयराम नरेश जिसका नाम है। यह महानुभाव दरअसल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट रह चुके हैं भूतकाल में, और उसके साथ साथ उसे वाटर एंड सैनिटेशन का भी मिनिस्टर बनाया गया था। तो देखते हैं पूरा लेख, 3 चरणों में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लेख का फोटोग्राफ देख ले कि दिस इज द आर्टिकल विच इज पब्लिश्ड इन टुडेज द हिंदू, which is actually alarming or which actually talks about the alarming situation of India as well as world. मुख्यतः यह लेखक ने दरअसल क्लाइमेट चेंज और जो कोविड-19 है उसका जो नेक्सस है, उसका जो बंधन है उसको उजागर किया है कि इन दोनों के बीच में जो दूर से हमें दोनों अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वे दरअसल नजदीक जाके हमें पता चलेगा कि ये मुद्दे जो है वे आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए निष्कर्ष से शुरू करते हैं। लेख में कोविड-19 क्लाइमेट व कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी के बीच के संबंध की बात हुई है, यानी कि नेक्सस। The nexus between COVID-19 climate and carbon neutrality has been exclusively discussed in the particular article. क्लाइमेट चेंज को लेकर लेख में चिंता व्यक्त की गई है। कोरोना महामारी से सर्जन हुई परिस्थिति में भारत के संदर्भ में विभिन्न तकों की भी बात हुई है। आज के समय जो कोरोना के चलते जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आया है लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें से हमें अगर पार उतरना है तो आगे की जो हमारी रणनीति है वह कैसी होगी, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में लेख में बात की गई है। भविष्य में भारत सरकार को की नीतियों के बारे में भी बात की गई है कि क्या भावी सरकारी नीतियां होनी चाहिए, किस पहलू पर सरकार जो है उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसकी बात लेख में की गई है। देखिए यहाँ से अब हमारा दूसरा चरण शुरू होता है जो कि लेख की महत्वपूर्ण बातें कहता है हमें। उसके मुताबिक कोरोना महामारी ने निसंदेह भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दुर्बलता को उजागर कर दिया। हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वह दुर्बल थी, मगर कोविड के चलते वह एक सार्वजनिक हो गया है, सबको पता चल गया है। जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र में जो छिद्र है उसके बारे में सबको पता चल गया है, वो अब राज नहीं रहा। छिद्र पहले भी थे हालांकि, मगर पहले इतने जो है इतना सार्वजनिक नहीं था। आज के समय यह महामारी ने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। निश्चित रूप से हमें हमारा निवेश यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में R&D के लिए बढ़ाना होगा। हमें पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में इंटेंसिव जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। हमारी जो सुविधा है उसको अपग्रेड करना होगा, और उसके लिए हमारे जो निवेश है उसको हमें ऐसी तरह चैनलाइज करना होगा ताकि वो पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाए। अब हमें बायोसाइंस यानी कि जीव विज्ञान पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। वो जीव विज्ञान जो कि एग्रीकल्चर के साथ भी ताल्लुक रखता है, हेल्थ के साथ भी ताल्लुक रखता है, और क्लाइमेट चेंज यानी कि एनवायरमेंट के साथ भी ताल्लुक रखता है। तो यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ये तीनों से जुड़ा हुआ है यह बायोसाइंस। तो अब सरकार जो है उसको अपनी जो नीतियां है वह बायोसाइंस के ऊपर केंद्रित करनी होगी, उसी में हमारा फायदा है। आगे अगर देखें तो हमारे पास कई सबूत है जिससे साबित हो सके कि पर्यावरण की दुर्दशा की खराब असर स्वास्थ्य पर हो रही है। यस, हमारे पास इनफ जो है एविडेंसेस है जिससे हमें पता चलता है या जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हेल्थ डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वो बात हमें माननी होगी, उसे हम ना नहीं कर सकते।
पब्लिक हेल्थ साइंसेज और एनवायरमेंट साइंसेज, पब्लिक हेल्थ साइंस और एनवायरमेंट साइंस दोनों ही एक सिक्के की अलग अलग बाजू है। पहले को छोड़कर हम लोग दूसरे को ठीक नहीं कर सकते और दूसरे वाले को छोड़कर हम लोग पहले को ठीक नहीं कर सकते। ये बात हमें सोचनी होगी, समझनी होगी। ये दोनों एक ही बाजू। आज तक हम क्या करते आए हैं कि एनवायरमेंट का देख लेंगे, पब्लिक हेल्थ के बारे में थोड़ा हम सोचें तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि अगर खराब हवा हमारे फेफड़े में जाएगी तो नुकसान तो होना ही होना है। अगर खराब पानी हमारे शरीर में जाएगा तो नुकसान तो होना ही होना है। तो इसी के चलते लेखक ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों जो पक्ष है वे पक्ष एक ही सिक्के की दोनों बाजू है, दोनों को साथ में ही देखना होगा, साथ में ही दोनों को लिए चलना होगा। उसके बाद परिस्थितिक विज्ञान की दुर्दशा की अनदेखी करने की कीमत हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवनति से चुकानी होगी। जो हमारा जो इकोलॉजी जो है हमारी, उसको जो आज हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं, तो यह इकोलॉजी के डिग्रेडेशन की जो कीमत है हमें 100% हमारे स्वास्थ्य से चुकानी होगी। हमारा स्वास्थ्य जो है वह दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा और इसी तरह हमें जो है हमारी कीमत जो है वह चुकानी होगी। हमारी परंपरागत शैली क्या है? ग्रो नाउ पे लेटर, यानी कि आज का हम लोग देख ले, कल जो होना है वो होगा। तो दिस modus operandi is actually destroying our climate as well as our health। सिर्फ मध्य दीर्घकालीन के लिए अनुचित नहीं बल्कि अल्पकालीन समय के लिए भी हानिकारक है। हमारी जो यह नीति है, आज तक हम ऐसा मानते थे कि यह जो नीति है, यह नीति शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, इकोनॉमिक डेवलप हो जाए। मगर आज तक ऐसा लगता था कि मध्यकालीन और दीर्घकालीन यानी कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए यह जो थियरी है वह अनुचित है, मगर अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज से हमें जो यह कॉन्सेप्ट है उसको अलग तरीके से देखना होगा और हमें समझना होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जी हमारी जो यह विचार शैली है यह हमें ही हानि पहुंचा रही है, हम लोग हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद वर्ष 2018 में कैलिफोर्निया राज्य ने कार्बन न्यूट्रलिटी के तरफ पहला कदम उठाया और उन लोगों ने घोषणा की कि हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी को 2045 तक अचीव कर लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है और यही कैलिफोर्निया में से कई सारे विश्व के देशों ने जो है प्रेरणा ली और अपने तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वह सेट करने लगे। वर्ष 2019 के दिसंबर में यूरोपियन यूनियन ने कैलिफोर्निया की रणनीति को अपनाया। हालांकि उन लोगों का जो लक्ष्य है वह 2050 तक का है, मगर वे लोग एग्री हो गए कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए। वर्ष 2020 सितंबर में चीन ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने घोषणा की कि 2060 तक यानी कि 2060 तक वो भी एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने के मार्ग पर है, बनने की इच्छा रखता है। जापान और साउथ कोरिया ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की। वे भी 2050 तक ही कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे एज लाइक EU। वर्ष 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने भी अपने 40% विद्युत उत्पादन नॉन फॉसिल स्रोत से होंगे ऐसा प्रण लिया है और इट विल बी अचीव्ड बाय 2030। जो हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है उसको हम लोग बदल कर वी विल बी स्विचिंग ऑन अवर रिन्यूएबल रिसोर्सेस या ग्रीन रिसोर्सेस। भारत के सामने अभी दो मुख्य लक्ष्य है। लेखक ने दोनों ही लक्ष्यों को विभाजित कर दिया है। पहला जो है वह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है, अर्थतंत्र बनने का है, और दूसरा जो है वह है कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना। देखिए, लेखक के मुताबिक यह जो गोल है एकदम इजी है और 2025 तक नहीं तो 2030 तक, 30 तक नहीं तो 35 तक ये एक दिन होना ही होना है। हम लोग एक दिन इतने बड़े होंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत बड़ा बाजार है, भारत की जो वस्ती है वो भी विश्व में बड़ी है, भारत के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो ये तो होना ही होना है। मगर लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि कार्बन न्यूट्रलिटी जो है यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमें एकदम गंभीरता से जो है हमारे विचार जो है वे करने होंगे, हमारी नीतियाँ बनानी होंगी। बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक आविष्कार जरूरी है। यह अचीव करने के लिए प्रौद्योगिकी नवीनीकरण भी जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल जिसे इनोवेशन कह सकते हैं। जियो इंजीनियरिंग में भी
जो है हमारा विकास जो है वह भरपूर होना चाहिए, तभी हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, एज ऑफ नाउ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण यही होगा कि हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी को हमारी प्रायोरिटी बना दे, उसको हमारी अग्रता बना दे। ये तो होना ही होना है। हम लोग 5 ट्रिलियन तो आज नहीं तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद नहीं तो 1 हफ्ते के बाद बनने ही वाले हैं। मगर कार्बन न्यूट्रलिटी जो है, दिस इज ए बिग डील, और इसके ऊपर हमें हमारी सरकार को ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके बाद कोविड-19 बाद की दुनिया के पास तक है कि वो पूरे आर्थिक क्रिया के ढांचे में फेरफार कर सके, आर्थिक वृद्धि को पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बना सके। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी देयर, नो डाउट। लेखक का मत भी ऐसा ही है कि आर्थिक वृद्धि तो होनी ही होनी है, मगर आर्थिक वृद्धि ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो डेवलपमेंट जो है वह सस्टेनेबल हो। उसके बाद जीडीपी में निसंदेह वृद्धि होनी चाहिए, फिर से 7-8% तक पहुंचना चाहिए। जीडीपी में जो जी है वह ग्रोस के बजाय ग्रीन का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी है लेखक ने, एक नया कॉन्सेप्ट ही दे दिया है कि जो हमारे जीडीपी के फुल फॉर्म में जो जी का फुल फॉर्म है, जो ग्रोस है, वह ग्रोस के बदले ग्रीन होना चाहिए। हमारी सब घरेलू उत्पादन जो है वह ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि इसके जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वे कम से कम होने चाहिए, और हम लोग ऐसी तरह कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी कुछ नहीं है, वैसे तो कई मापदंड है, कई सारी व्याख्या है, मगर अगर सरल भाषा में मुझे आपको कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी देश का, किसी भी यूनिट का अगर कार्बन एमिशन जो है क्लियर, उसके जैसा ही उसका जो कार्बन सिंक होता है, कार्बन सेक्यूरेशन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो देश विशेष या राज्य विशेष कार्बन न्यूट्रल बना है। कई सारे मापदंड है, कार्बन ऑफसेटिंग का भी मापदंड है, कार्बन क्रेडिट का भी मापदंड है, मगर सिंपली हमें यही याद रखना है कि कोई भी यूनिट हो वह अपना जो कार्बन है वह एमिट करे, तो उसकी तुलना में उसका जो सिंक है, उसका जो सेक्वेरेशन है वो कितना हो, यह जो रेशियो है उसे कार्बन न्यूट्रलिटी हम लोग कह सकते हैं। अगर कोई देश ज्यादा कार्बन एमिट करता है और कम कार्बन को स्टोर करता है तो मुझे लगता है कि वह कार्बन न्यूट्रलिटी से दूर है, और अगर कोई देश कार्बन एमिट कम करता है और सिंक ज्यादा करता है तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी से करीब है। देखिए, तो ये 2 चरणों में हमने निष्कर्ष देखा लेख का, और उसके साथ साथ लेख में जो की गई महत्वपूर्ण बातें थी उसका भी जिक्र किया। आगे हमारा तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग जो एक्सट्रैक्ट किए हुए सामान्य अभ्यास के तत्व है उसके ऊपर हमारी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। उस तथ्य में हम लोग पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसके बाद उसके संबंधी जो गैसेज है, गैसेज, उसकी भी बात करेंगे, प्लस साइकिल देखेंगे, चेन ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि दरअसल क्लाइमेट चेंज में होता क्या है, क्लाइमेट चेंज के जो मुख्य वायु है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट से शुरू करेंगे। देखिए, एक हमारे पास हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिसमें एक हमें घर दृश्यमान है। यह घर को हमें हमारा पृथ्वी का वातावरण समझना है। यह घर दरअसल पृथ्वी का वातावरण है। अब देखिए, visible energy from the sun passes through the glasses and hits the ground। देखिए, यह विजिबल सनरे है जो कि सूरज में से निकलता है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। अगर 100 अंदर आया है, हम लोग यह डिजिट के सहयोग से समझेंगे, अगर 100 अंदर आया है तो वापिस जाएगा, वह होगा सिर्फ 60 या 70। तो 30 या 40 जो है, यह गर्मी यहाँ यहीं के यहीं रह गई, घर में ही रह गई, क्योंकि जो इंफ्रारेड जो लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट हुई वापस, वह लाइट पूरी की पूरी वापस नहीं जा सकी। लाइट चली गई मगर उसके साथ जो हीट के रेडिएशन थे वह 100% बाहर नहीं जा सके, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो घर के अंदर का जो माहौल था वह गर्म हो गया, क्योंकि हीट बाहर से जो आई लाइट के साथ, लाइट चली गई, हीट अंदर के अंदर रह गई या जो है कुछ ही मात्रा में बाहर जा पाई। तो दिस क्रिएट्स ए वार्म सिचुएशन। सेम गोज लाइक विथ अवर अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अगर एक बार सूरज का किरण जो है वो अंदर आ गया, अपने साथ हीट ली है, रेडिएशन ली है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन होगा हमारे वातावरण में, उतना हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन का गुण है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ता है। तो ड्यू टू दिस, अगर कार्बन हमारे वातावरण में बढ़ गया तो
जो लाइट आ रही है उसके साथ हीट ली है, तो वो हीट जो है वो यहीं के यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर से वापस यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकेगी। और इसी की वजह से हमारा जो एवरेज तापमान है उसमें बढ़ोतरी में देखने को मिलेगी, विच विल रिजल्ट इन मैनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक ग्लेशियर मेल्टिंग हो या राइजिंग मीन सी लेवल हो इत्यादि, डिफोरेस्टेशन हो। क्लियर? तो दिस इज द सिनेरियो कि इस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह बढ़ती है। एक बात हमें याद रखनी है, कार्बन के साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है वे भी भूमिका अपनी बजाते हैं तापमान के बढ़ने में। तो अकेला कार्बन ही जो है जिम्मेदार नहीं है, कार्बन के साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसेस है वे भी उतने ही जिम्मेदार है। और हम जो है हमारी आर्थिक प्रवृत्ति से इन सारे गैसों को एकदम केयरलेसली एमिट कर रहे हैं पूरे विश्व के वातावरण में, जिसकी वजह से गर्मी आ तो जाती है मगर हमारे वातावरण से फिर से वापस नहीं बाहर जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का जो वातावरण है वह दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है, साल प्रति साल या जो है शतक प्रति शतक गर्म होता जा रहा है। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो चित्र मौजूद है, जिसमें एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को दर्शाता है और दूसरा दर्शाता है ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पहले का है हमारे कार्बन एमिशंस, केयरलेस कार्बन एमिशंस के पहले का, और कार्बन एमिशंस करने के बाद का जो चित्र है वो दिस साइड है। देखिए सर्वप्रथम नेचुरल वाला देख लेते हैं। सन है, इसका सोलर रेडिएशन है जो पृथ्वी पर आता है। यह एटमॉस्फेयर है, यहाँ ग्रीन हाउस गैस है, CO2 है। देखिए अब यहाँ एक बार यह टकराया फिर वापस जाएगा, री-रेडिएटेड हीट, मोर हीट एस्केप्स इनटू स्पेस, क्योंकि यहाँ कार्बन की मात्रा जो है वह कम है, कार्बन लेस, ग्रीन हाउस गैसेस लेस, which means more heat will reflected back to the universe। पर अगर यही वातावरण में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो, तो यही जो मोर है यह हो जाएगा लेस। हीट आएगी जैसे आई थी, मगर जैसे गई वैसे जाएगी नहीं, यहीं के यहीं रह जाएगी, क्योंकि इन लोगों के द्वारा गर्मी जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और बाद में धीरे धीरे दे विल एमिट द हीट रेडिएशन। और इसीलिए वही कारण है कि दिन और रात के तापमान में भी आजकल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रात को ये सब एब्जॉर्ब करने वाले जो एलिमेंट है वे रात को हीट को एमिट करेंगे, जिसकी वजह से रात और दिन के बीच का जो तापमान का जो तफावत है वह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ CH4 है, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसी की वजह से हीट जो है वह ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और बाहर कम जाएगी, विच विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। देखिए कार्बन इफेक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैसेस, मोर CO2, अगर ज्यादा CO2 होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा हीट रेडिएशन, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा हीट रेडिएशन तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा? इट विल मेक वार्मर एटमॉस्फेयर प्लस ओशंस, वातावरण को भी गर्म बनाएंगे, समुद्र को भी गर्म बनाएंगे। समुद्र को गर्म बनाया तो हमारा जो मानसून है उसकी जो क्रिया है उसको भी इंटरप्ट करेगा। देखिए अब क्या होगा, इसकी वजह से अगर एक बार वातावरण या समुद्र गर्म हो गए तो उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, यानी कि गर्मी में वृद्धि हो सकती है। उससे क्या हो सकता है कि हमारा जो सी लेवल है, समुद्र का जो स्तर है उसमें बढ़ावा दिख सकता है। लार्जर हुरिकेन्स विच मीन्स more big mammoth cyclones, more evaporation which result in more rain, increased stratification, oceans are less productive। ठीक है, तो this is the whole effect by which greenhouse effect is enhanced। याद हमें यही रखना है, कार्बन जो है वह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, हालांकि कई सारे ऐसे अन्य वायु है जिसकी क्षमता कार्बन से भी ज्यादा है हीट एब्जॉर्ब करने की या ग्रीन हाउस करने की, मगर फिर भी कार्बन इज अ चीफ एंड इट इज एक्चुअली ट्रेल्ड बाय अदर नंबर ऑफ गैसेस। देखिए हमारे पास एक टेबल है, जो टेबल हमें कई सारे गैसों के बारे में बताता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। इसका हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैस। देखिए इसमें कुल 6 गैस की बात की गई है। 6 के 6 हानिकारक है हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए।
और क्या रोल है, क्या अभिनय है, वो देखेंगे। देखिए यहाँ 100 ईयर जो ये यूनिट है, यह 100 ईयर का है, तो यह हमें ध्यान रख के आगे चलना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में उसका जो पोटेंशियल है वह 1 है, यानी कि 100 वर्षों तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकता है, और उसका जीवन जो है वह 1 सदी तक का है। मीथेन 21 गुना ज्यादा, कार्बन की तुलना में मीथेन की जो क्षमता है वह 21 गुना ज्यादा है हीट को एब्जॉर्ब करने की, और उसका जो लाइफ टाइम है वह 12 ईयर्स है। नाइट्रस ऑक्साइड 310 गुना कार्बन से हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता, और इसका आयुष्य जो है वह 120 ईयर है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC विच आर डेंजर टू क्लाइमेट। डेंजर इसलिए है क्योंकि आप उसकी क्षमता देख सकते हो, कार्बन से लगभग 140 से 11,700 गुना यह सक्षम है गर्मी का शोषण करने के लिए, और इसका जो जीवन है वह 1 से 270 साल तक रह सकता है। उसके बाद पर्लोफ्लोरोकार्बन्स विच आर नोन एज PFC, इसकी जो क्षमता है वह 6,500 से 9,200 गुना तक कार्बन से अधिक गर्मी को शोषण कर सकता है, और इसका आयुष 800 वर्ष से 50,000 वर्षों तक का है। और आखिरी में सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे SF6 कहा जाता है, इट कैन एब्जॉर्ब हीट 23,900 टाइम्स मोर देन कार्बन, और इसका जीवन 3200 वर्ष का संभव है। तो दिस वाज द एंटायर लिस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर पोटेंशियल। ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास यह चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि हमें दर्शाती है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे ग्रह को प्रभावित करता है। देखिए कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी आर्थिक प्रवृत्ति की वजह से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का जो है कंबशन करता है, जिससे भारी मात्रा में स्मोक जो है वो उत्पन्न होता है, भारी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होता है, भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस है तो वे एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, छोड़ेंगे नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे ज्यादा हीट, तो इट विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान में जो है हमें इजाफा देखने को मिलेगा, विच विल लीड टू क्लाइमेटिक चेंज। एक बार ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे इट विल अफेक्ट क्लाइमेट चेंजेस, या इट विल ट्रिगर क्लाइमेट चेंज, वो कहना थोड़ा उचित रहेगा। क्लाइमेट चेंज विल ट्रिगर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो हिम पर्वत है वे एकदम झड़प से पिघलना शुरू होंगे। इट विल रिजल्ट इन फ्लडिंग एंड राइज इन सी लेवल, अगर वे पिघल गए, उसका पानी हो गया, तो वे नदियों के मार्ग से समुद्र में जाएंगे, तो समुद्र का जो स्तर है वह ऊपर आएगा, उससे जो नीची जमीनें हैं, जो नीचे भूभाग है, वे डूब जाएंगे, तो वो भी एक खतरा है। छोटे छोटे जो आइलैंड है वो आज के समय भी यह क्लाइमेट चेंज का जो नकारात्मक परिणाम है वह भुगत रहे हैं, उसके सामने है, और उन लोगों को लग रहा है कि हमारे देश का जो भविष्य बहुत ही कम बचा है। उसमें सबसे पहले अच्छा वाला एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं मालदीव्स का। एंड लास्ट वन, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। क्लियर, अगर पूरा भूभाग ही अंदर चला जाएगा तो इट विल बी अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पूरा जंगल चला जाएगा, जंगल में रहने वाले जीव जंतु चले जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज विल बी सबमर्ज्ड, व्हिच विल अल्टीमेटली ट्रिगर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी आर्थिक प्रवृत्ति से जो पूरा खेल शुरू हुआ है, उसका जो परिणाम है वह दरअसल हमें मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज से चुकाना होगा। और ये समझने के बावजूद भी हम लोग हमारे जो आर्थिक काम है, हमारे जो आर्थिक कार्य है, उसे हम लोग ग्रीन नहीं कर सकते, उसे हम लोग रोक नहीं सकते। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने कई सारी बातें की, सामान्य अभ्यास के जो तत्व है उसकी भी बात की, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखी, वेरियस गैसेस देखे जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल धराते हैं, कार्बन के संदर्भ में हमने उनकी तुलना भी की। आगे हमने पूरा चेन देखा कि क्लाइमेट चेंज जो है वह कैसी तरह हमें नकारात्मक असर करता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए अभ्यास के साथ, नए लेख के साथ। तो तब तक देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।